हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे हमने उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, है ना। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को उसका क्वेश्चंस देखना था। तो हमने पहले ही बताया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सीए स्टूडेंट, सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीएमए फाउंडेशन के अकॉर्डिंग हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहां से पहले आप वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हमारे सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। आईसीआई के मॉड्यूल नंबर 2 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर दिया है उसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। एंड इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट में, रिवीजन टेस्ट पेपर में भी कवर किए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका भी हम लेक्चर बाद में अपलोड करेंगे, ठीक है। लाइक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इंस्टीट्यूट कवर कर सकती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एग्जाम में इसकी कवरेज कितनी हो सकती है, 10 to 20 मार्क्स तक हो सकती है। और ये हमने पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है जहां पे हमने इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर डाला था, ठीक है। चलो सब अपनी इंस्टीट्यूट की मटेरियल निकाल लो, वहीं से हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हर एक आंसर प्लीज आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि बच्चे बुक में ही टिक कर लेते हैं बट उससे प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाओ पेज नंबर 9.2 पे, जो हमारी अभी अपडेटेड इंस्टीट्यूट की मटेरियल है फॉर नवंबर 2020 एंड ऑनवर्ड्स, है ना। तो उसमें देखोगे तो पेज नंबर 9.2 पे ये टॉपिक दिया हुआ है। चलो हम लोग स्टार्ट करें इलस्ट्रेशन 1। पढ़ लेते हैं बेटा पहले क्या दिया हुआ है इसमें। अगर हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस करें तो प्लीज एक पेंसिल या पेन एक्स्ट्रा अपने पास रखना, सो दैट हम लोग एक एक फिगर को टिक करते जाएंगे, ठीक है। देखो लिखा है द रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वेयर। सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, हमें सिर्फ क्या बनाना है बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एंड अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोगों को याद ना हो तो हम एक बार इन शॉर्ट याद दिला देते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब क्या बेटा, सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट टू कैश बुक। जैसे हम लोग कैश बुक बनाते थे वैसे ही हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। मतलब कि जब पैसा आएगा तो डेबिट में डालेंगे, जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट में डालेंगे। और जब हमारे पास पैसा बढ़ेगा तो प्लस करना होता है तो डेबिट करेंगे, एंड जब हमारे पास से पेमेंट होती है तो वो माइनस होगा, तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का हमने ये भी बताया था कि जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज भी देखेंगे कि हम लोग इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। तो अब देखो स्वराज क्लब है ना, तो तुम लोग पूरा नाम लिखोगे। फॉर्मेट का ना हम लोगों को बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अपने हिसाब से आंसर तो करेक्ट करके आते हैं बट फॉर्मेट का कभी ध्यान नहीं रखते। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है, और स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन हम आप लोगों को फॉर्मेट के साथ ही बताएंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, उसके अलावा देखो फॉर द ईयर एंडेड कब का है बेटा, ये 31 मार्च 2016। और हम बार बार कह रहे हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले कॉन्सेप्ट क्लास देख लेना, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास प्रॉपर तरीके से समझ ली तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो इसका फॉर्मेट, बस हमने बताया था कि कैश बुक एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है कि कैश बुक में हमारे पास डेट कॉलम होता है, बट अगर हम लोग बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट की तो इसमें कोई डेट कॉलम नहीं होता, ठीक है बेटा। ये हो गया, ये हो गया, ठीक। यहाँ पे हमेशा लिख देना इन रुपीस। और देखो रिसीट एंड पेमेंट है तो ये साइड मेरा रिसीट साइड है, कि जब भी हमारे पास पैसा आएगा तो उस साइड डालेंगे, और जब भी पैसा जाएगा तो इस साइड डालेंगे। क्लियर। ये मेरा हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। इसके लिए चाहो तो थोड़ी सी बड़ी स्पेस बना लो, क्योंकि फिर क्या करोगे ना, जब हम लोग फिगर्स लिखते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है।
चलो भी स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखना ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या होगा, ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश। तो टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी में क्या आएगा बेटा, एक तो कैश आ जाएगा मैम और एक बैंक आ जाएगा। देखोगे तो सब दिया होगा, कैश इन हैंड दिया है 200 और कैश एट बैंक दिया है 400। बाहर की तरफ हम लिखेंगे, विद इन कॉलम लिख करके टोटल करने की जरूरत नहीं है। और अब क्या करेंगे, एक एक फिगर पढ़ते जाएंगे, उसका जहां पे भी ट्रीटमेंट होगा उसको वहां पे हम मेंशन करते चलेंगे। देखो सबसे पहले बेटा दिया एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मतलब जब आपके क्लब में कोई एंट्री करेगा तो वो आपको फीस का पेमेंट करता है। तो अगर वो क्लब को फीस का पेमेंट कर रहा है और क्लब अपने लिए रिसीट पेमेंट बना रही, तो क्लब के लिए एंट्रेंस फीस क्या हो गई, रिसीट हो गई। एक क्वेश्चन में हम थोड़ा डिटेल में सब समझा दे रहे हैं, इसके बाद इतनी डिटेल में हर एक फिगर हम लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि तब तक हम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या चीज क्या चीज रिसीट है और क्या चीज पेमेंट है। नेक्स्ट देखो मेंबरशिप फीस। अगर आपके क्लब में कोई मेंबर बनेगा तो बट ऑब्वियस वो भी आपको फीस पे करेगा। तो टू मेंबरशिप फीस कितनी है बेटा, 3000। नेक्स्ट डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन। अगर वो डोनेशन दे रहा है तो बेसिकली क्लब पवेलियन के लिए दे रहा है, तो एक तरह का स्पेसिफिक डोनेशन है, बट रिसीट एंड पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे आ जाएगा टू डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन। कितना फिगर दिया है बेटा, 10,000। ठीक। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, फूड स्टफ सेल्स। क्लब है तो कुछ ना कुछ सेल्स तो करेगा ही करेगा फूड का, तो टू फूड स्टफ सेल्स। और जब ये सेल करेगा तो बट ऑफिस इसकी क्या हो जाएगी, ये इनकम हो जाएगी 1200। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा सैलरीज वेजेस दिया है जो कि पेमेंट है, बट ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट करेंगे। परचेज ऑफ फूड स्टफ वो भी पेमेंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन, क्लब पवेलियन के लिए तुम्हें डोनेशन मिला है वो तो ठीक है, बट अगर तुम उसको बनवाओगे तो तुम्हारे पास से पैसा जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस पैसा जाएगा, रेंट एंड टैक्सेस पैसा जाएगा, बैंक चार्जेस पैसा जाएगा। सब हम उठा के कहाँ डाले, पेमेंट साइड डाल देते। ठीक है, इसीलिए हमने साथ में ही डिस्कस कर लिया, बाई सैलरीज एंड वेजेस कितना है 1200 बाई परचेज ऑफ फूड स्टफ 800। सिर्फ कॉपी कर रहे बेटा और कुछ नहीं, बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन। अच्छा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, ये सिर्फ तुम लोग की प्रैक्टिस के लिए है ताकि तुम लोगों को एक आइडिया लग जाए कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, 10,000। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, नहीं 11,000 है बेटा, ये इसको टिक कर लेना 11,000। नेक्स्ट जर्नल एक्सपेंसेस है, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये सारे के सारे क्या है बेटा, खर्चे हैं 600। रेंट एंड टैक्सेस, क्योंकि एग्जाम में भी इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं दे सकता है, हाँ बस ये चीज है कि एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एंड बैंक चार्जेस 160। अच्छा मिस एंड को हटा रहे हैं क्योंकि तुम लोग के इंस्टीट्यूट ने ये चीज अलाउ नहीं किया है, आपको पूरा AND लिखना होता है। और हम फॉर्मेट इसलिए डिस्कस करें क्योंकि आंसर आप लोग का सही आता है, फॉर्मेट में आप लोग बहुत गलती करते हो जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में। बाई बैलेंस CD, बैलेंस में भी तुम लोग BAL लिख करके चले आते हो, तो वो गलत तरीका है जिसपे तुम लोग के मार्क्स की डिडक्शन होती है, इंस्टीट्यूट करती है, हाफ या फिर एक ही मार्क्स काटेगी बट काटेगी। अब देखो कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 350 एंड कैश एट बैंक का कितना दिया है बेटा 590। अब देखो इसमें तो हमारे पास सारे क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए थे। ठीक है, तो अब इसका मतलब वो साइड आपका क्या आना चाहिए, इक्वल। क्योंकि हमेशा याद रखना कि जब हम रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इसका हमेशा बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, आइदर ओपनिंग कैश बैंक और क्लोजिंग कैश बैंक, और कुछ नहीं आ सकता। तो इसमें तो हमारे पास सब दिया है ना बेटा, तो बस बोथ साइड आप देख लो कि क्या आपकी बोथ साइड की फिगर इक्वल आ रही है या नहीं। चलो जल्दी से देख लेते हैं, 600, 3300, 11,200। इधर की फिगर आ रही है 15,100। इधर भी देख लेते बेटा, 1200, 800, 2000, हाँ 12,000, 160, 350 एंड 590, 15,100।
ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे था। इसको जल्दी से बना लो तो फिर हम लोग इलस्ट्रेशन 2 पे चलते हैं। इसकी नोटिंग हो गई है, चलो अब हम लोग चल रहे हैं इलस्ट्रेशन 2 पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सब आ जाओ पेज नंबर 9.6 पे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है ड्यूरिंग 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज 42,000, इट इंक्लूड 1600 फॉर 2015 एंड 600 फॉर 2017। ठीक है, मतलब 2016 में 2015 का भी इंक्लूडेड है, मतलब पिछले साल का, और आने वाले साल का भी इंक्लूडेड है। ऑल्सो 3,000 इज स्टिल टू बी रिसीव फॉर 2016, और 2016 के लिए कुछ पेंडिंग भी है। आपको कैलकुलेट द अमाउंट बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते नहीं है, बट हमें ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट बताना है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है, सब्सक्रिप्शन होता क्या है, इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करनी है, क्योंकि जर्नली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मेरी बात समझना, ठीक है। हम लोग पहले बात करें, क्वेश्चन पे बात नहीं करें, पहले हम लोग किस पे बात करें बेटा, सब्सक्रिप्शन पे। देखो अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें हैं तो सिंपली सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मोबाइल की, तो मोबाइल में बहुत सारे एप्स होते हैं जिनका हमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है। देखते हो ना, कई सारे एप्स तो फ्री होते हैं, बट कुछ को सब्सक्राइब करने के लिए आपको मंथली पेमेंट करना होता है। ठीक, जब आप ऐप के लिए पेमेंट करते हो तो बेसिकली जिनको आप पेमेंट करें उनके लिए क्या है, इनकम है ना। वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं। मतलब अगर आपको वो सर्विस चाहिए तो उस केस में आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना होता है। देखो सब्सक्रिप्शन मतलब समझो, इफ इन केस मान लो क्लब है, ठीक, इनकी कोई गेमिंग फैसिलिटी है, इनका कोई गेमिंग का ऑप्शन है, और ये एक कौन है, आउटसाइडर है, इसने बोला कि हमें ये गेमिंग ऑप्शन चाहिए। ठीक, तो क्लब बोलेगी कि ठीक है ये गेमिंग फैसिलिटी हम आपको देंगे, बट तब देंगे जब आप हमारे गेमिंग सेक्शन के लिए सब्सक्राइब करोगे, है ना। यूट्यूब पे भी आपने चैनल देखा है ना कि बोला जाता है कि सब्सक्राइब करिए, तो उसमें क्या है कि वो सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, या फिर आप कोई भी दूसरा ऐप देख लो ना, जैसे Amazon प्राइम है या कोई भी ऐसा ऐप, उसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मंथली पेमेंट करना होता है। वैसे ही ये जो एनजीओज होती हैं इनकी भी कुछ ऐसी गेमिंग सेक्शंस हैं, कुछ ऐसी फैसिलिटीज देती हैं, कुछ ऐसे ये ऑप्शंस देते हैं जहां पे आपको उन ऑप्शंस को अगर वो ऑप्शंस आपको चाहिए तो उनके लिए आपको सब्सक्राइब करना होता है। तो ये बोलेंगे कि ठीक है गेमिंग फैसिलिटी में आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारी गेमिंग फैसिलिटी को सब्सक्राइब करना है, जिसके लिए मंथली आपको 200-300 का पेमेंट करना होगा। क्लियर है। तो ये आउटसाइडर जब क्लब को पेमेंट करेगा बेटा, तो क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इनकम हो जाएगी। मेरा पॉइंट क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है। तो सब्सक्रिप्शन सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्लब के एनजीओ की या एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बेटा, फॉर एनपीओ ये क्या है, इनकम है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर तुम लोग का क्लास 11 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर नहीं भी क्लियर हो बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हमेशा 4 टर्म यूज करते थे। फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड। ये 4 टर्म हमने सुना है बेटा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड। तो याद होगा कि अगर नहीं भी याद हो तो सुन लो अच्छे से कि आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड हम यूज करते हैं फॉर एक्सपेंसेस, एंड अक्रूड एंड अक्रूड यूज करते थे फॉर इनकम। और ऐसा हम कहाँ किए, अगर तुम लोग को याद हो तो क्लास 11th में हमने फाइनल अकाउंट्स में ये किया है, जो हमने सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट्स बनाया था ना बेटा, तो उसमें ये चीज की है। नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अभी समझ लो। तो एक्सपेंसेस के लिए हम लोग टर्म यूज करते थे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनकम के लिए करते थे अक्रूड, अनअक्रूड। अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का क्या मतलब है, सिंपली आउटस्टैंडिंग मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो ड्यू हुआ बट नॉट येट पेड। जैसे अगर मान लो क्लब को सैलरी देनी थी 12,000 की, उसने 10,000 की सैलरी दी है, तो 2,000 सैलरी होल्ड है ना, तो वो 2,000 क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। ड्यू बट नॉट येट पेड की ड्यू तो हो गया, बट अभी तक क्लब ने पे नहीं किया। इसीलिए आप लोग को याद होगा कि हम लोग उसको क्या करते थे, हमेशा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते थे जो करंट ईयर का होता था। प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, यहां लिखते हैं ना, वहां गंदा करने से क्या करते, पेड इन एडवांस। अभी आपकी लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई, फिर भी आपने एडवांस में पे कर दिया,
तो हम लोग को याद होगा कि आउटस्टैंडिंग हम हमेशा क्या करते थे, अगर आउटस्टैंडिंग ऐड कर देते थे, प्रीपेड माइनस कर देते थे। आउटस्टैंडिंग क्या है, हमारी लायबिलिटीज है, और प्रीपेड क्या था बेटा, असेट्स था। वैसे इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अक्रूड मतलब अर्नड बट नॉट येट रिसीव, कि जो हमने अर्न तो की पर अभी तक हमें मिली नहीं, तो मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी, ठीक है। अभी के फिलहाल हम लोग क्या करते थे, पीएल में इसको ऐड कर देते थे और अपने असेट की तरह दिखाते थे। और अनअक्रूड मतलब रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी ऐसी चीज जो हमने एडवांस में रिसीव कर ली बल्कि अभी हमने कमाया नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते थे, पीएल से माइनस करते थे एंड इसके साथ साथ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते थे। होपफुली ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को याद होगा। अगर मान लो इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी तुम लोग को डिटेल नॉलेज चाहिए होगी ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सो दैट हम इस पे एक अलग क्लास बना देंगे, ठीक है। अब देखो हमने ये कॉन्सेप्ट बताया क्यों, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, फाइनल अकाउंट्स में हम लोग एक्सपेंसेस के लिए यूज करते थे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, और इनकम के लिए यूज करते थे अक्रूड अनअक्रूड। पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी झंझट ही नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, देख लो, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो, इन दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, दो ही टर्म यूज होगा, एक यूज होगा आउटस्टैंडिंग और एक यूज होगा प्रीपेड। क्लियर है, ठीक। तो अगर हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें एंड इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यू बट नॉट येट पेड, है ना। और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है। अगर प्रीपेड की बात करेंगे, एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते बेटा, पेड इन एडवांस, एंड इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, रिसीव्ड इन एडवांस। मेरा ये पॉइंट होपफुली तुम लोग को क्लियर होगा। ये पहले नोट डाउन कर लो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ना यही एक पॉइंट है जिसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। ये नोट डाउन कर लो, फिर हम आप लोगों को सब्सक्रिप्शन एंड सैलरी दोनों का एग्जाम्पल लेकर के इसके बारे में बता देते हैं। पहले इसको नोट कर लो, रब कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब देखो, सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है बेटा, इनकम है। क्लियर है। तो अब सिंपली अगर हम लोग इसकी बात करें कि अगर ये आउटस्टैंडिंग दिया है या क्या दिया होगा, प्रीपेड, और तो कुछ दिया नहीं रहेगा, है ना। तो आउटस्टैंडिंग मतलब सिंपली कि हमने अर्न किया है बट नॉट येट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, यही अभी हमने बताया था, ठीक है। मतलब हमने कमाया है, इस साल की ही इनकम है, इस साल मिलनी चाहिए, अगर इस साल नहीं मिली तो नेक्स्ट ईयर मिलेगी, वो तो ठीक है। तो इसका मतलब कि जो इस साल की तुम्हारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगी, तुम लोग उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। क्यों ऐड करोगे, क्योंकि वो इस साल की इनकम है ना, इस साल की इनकम तुम्हें इस साल नहीं मिली। और अगर ओपनिंग थी, इसका मतलब वो पिछले साल की इनकम थी, जो पिछले साल मिलनी थी, नहीं मिली, वो इस साल मिलेगी, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मेरा पॉइंट क्लियर है, जिनको रटना है वो रट लो, बट कॉन्सेप्ट वाइज अगर समझोगे तो कॉन्सेप्ट तुम लोगों का यही बोलता है कि अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है, आउटस्टैंडिंग मतलब जो हमने कमाया पर हमें मिला नहीं, तो अगर इस साल हमने कमाया और इस साल हमें नहीं मिला भाई, तो हम तो अपनी इनकम बढ़ाएंगे ना, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे, और पिछले साल वाली जो इनकम थी जो इस साल मिलनी है उसको माइनस कर देंगे, ठीक। वैसे अगर प्रीपेड की बात करें, मतलब रिसीव्ड इन एडवांस हो जाएगा, रिसीव्ड इन एडवांस। तो जो हमने ओपनिंग में हमारे पास दिख रही होगी, मतलब लास्ट ईयर जो हमने रिसीव की होगी करंट ईयर के लिए, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इस साल जो हमने रिसीव की होगी, बट ऑब्वियस अगर एडवांस के लिए है तो वो अगले साल के लिए रिसीव करेंगे, तो ये माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था तुम लोग के सब्सक्रिप्शन का, इतना ही कॉन्सेप्ट है। हमें पता है इसमें तुम लोग को अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम ये क्या चीज है, नहीं समझ में आ रही है, बट एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये पूरी तरीके से तुम लोग को समझ में आएगी। सिर्फ इसमें इतना बोला कि सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम हुआ
और इनकम में भी क्या चीज हो सकती है कि कुछ ऐसा पैसा जो हमने कमाया हमें नहीं मिला, या कुछ ऐसा पैसा जो एडवांस में मिल गया। अगर हमने कमाया पर हमें नहीं मिला तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, और एडवांस में मिल गया तो प्रीपेड। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आउटस्टैंडिंग में हमेशा याद रखना कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं क्योंकि वो लास्ट ईयर की इनकम है, एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर में कमाया पर नहीं मिला उसको हम ऐड करते हैं। अब प्रीपेड ओपनिंग को हम प्लस करते हैं क्योंकि पिछले साल जो मिला होगा वो करंट ईयर के लिए मिला होगा ना, रिसीव्ड इन एडवांस है, और प्रीपेड क्लोजिंग को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इलस्ट्रेशन 2 जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चलो, अगर देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छी बात है। नहीं है तो सिर्फ इतना हम लोगों को रट लेना है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा, लेस होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होगा, ओपनिंग प्रीपेड हमेशा ऐड होगा और क्लोजिंग प्रीपेड हमेशा लेस होगा। और ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन इनकम के लिए नहीं है बेटा, ये सारे एक्सपेंसेस के लिए भी। अभी जब हम सैलरी का भी दिखाएंगे तो देखना सैलरी में भी हम आपको यही बताने वाले हैं। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, या फिर बोलो हम इसके साथ सैलरी एक बार कनेक्ट करके बता ही देते हैं। सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, सैलरी की बात करें जो कि क्या है बेटा, खर्चा है ना, उसके लिए भी सेम यही रूल है, उसके लिए भी सेम यही रूल है, बस उसमें चीजें बदलती कहाँ है, यहाँ। ये जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है तो वहां पे आउटस्टैंडिंग का मतलब बदल जाएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट येट पेड। ड्यू तो हुआ पर अभी कंपनी ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उनको पे नहीं किया। और प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, कि हमने एनपीओ ने क्या किया कि उसको एडवांस में पेमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ड्यू बट नॉट येट पेड, तो ओपनिंग जो रहेगा आउटस्टैंडिंग वो किस साल का रहेगा, पिछले साल का ड्यू, तो उसको तो माइनस करेंगे बट ऑब्वियस है ना, क्योंकि जो लास्ट ईयर की चीजें होती है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और अगर हम क्लोजिंग की बात करें, जो करंट ईयर का तुम्हारा आउटस्टैंडिंग होगा, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल की ही तो सैलरी जो आपने पे नहीं की उसको हम क्या कर देंगे, ऐड। ठीक, प्रीपेड जो लास्ट ईयर का ओपनिंग होगा वो बेसिकली किस साल के लिए, जो तुमने पिछले साल एडवांस में पे किया होगा वो इसी साल के लिए तो पे किया होगा, तो ऐड कर देंगे। और क्लोजिंग को क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्लियर है? तो तुम लोगों को यही चीज हम, क्योंकि सेम पैटर्न पे हमें सैलरी हो, इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, बस यही चीज जिनको लर्न करनी है वो लर्न कर लो, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा वो कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है, इन शॉर्ट अगर हम बोले तो, कि अगर हम बात कर रहे हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ वो इनकम और वो एक्सपेंसेस दिखाते थे जो करंट ईयर से रिलेटेड होते थे। जो पास्ट ईयर वाले होते थे उनको भी हटा देते थे, जो फ्यूचर ईयर वाले होते थे उनको भी हटा देते थे। तो यही चीज हमने तुम लोगों को रूल में बताया था कि इनकम एक्सपेंडिचर में भी क्या होता है, सिर्फ करंट ईयर के डेटा को हम फीड करते हैं, करंट ईयर की इनकम को लेते हैं, करंट ईयर के एक्सपेंसेस को लेते हैं, बट जो भी पास्ट ईयर का या फ्यूचर ईयर का है उसको क्या करते हैं बेटा, एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, चलो अब जल्दी से इलस्ट्रेशन 2 करते हैं। मेरा यही मानना है कि पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के हम कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं याद कर पाते, इसलिए हम इन शॉर्ट भी तुम लोग को चीजें लर्न करा देते हैं। और लर्न करने में मैम हम लोग के पास क्या है कि आउटस्टैंडिंग ओपनिंग किसी का भी हो माइनस होगा, क्लोजिंग ऐड होगा, प्रीपेड ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा। और ये हमने किसके लिए बताया, ऑल इनकम एंड ऑल एक्सपेंसेस। क्योंकि भाई एग्जामिनेशन हॉल में हम ये नहीं बैठेंगे याद करने के, अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, सीधे ऐड सीधे लेस। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 2 तो पढ़ लिया था। अब देखो इसमें सिर्फ इतना बताना है बेटा कि कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, किसका, सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, चलो तो अगर हम सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो हम लोग किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देखो सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ था, 2016 का जो टोटल सब्सक्रिप्शन दिया है बेटा, देखो कितना दिया है, 42,000 दिया है। हाँ मैम दिया है, इसको बाहरी के कॉलम में लिख लेते हैं। इसके अलावा 2016 कह रहे हैं कि इसमें पिछले साल का कितना इंक्लूड कर रहा है, 1600। तो ये लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग हो गई। लास्ट ईयर मतलब आपने लास्ट ईयर मतलब आपने 1600 रिसीव नहीं किया होगा, जो कि इस साल आप रिसीव करो। ये सब्सक्रिप्शन जब दिख रहा है इसका मतलब क्या कि
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इतने सब्सक्रिप्शन की अमाउंट मिली है, किससे? आउटसाइडर से, ठीक है। तो जो इतने सब्सक्रिप्शन की अमाउंट मिली, इसमें से 1600 क्या है? आउटस्टैंडिंग। कौन सा वाला? लास्ट ईयर का, क्योंकि लास्ट ईयर 1600 मिलना था, जो लास्ट ईयर नहीं मिला, इस साल मिला है। तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे बेटा? तुम लोगों को भी पता है कि माइनस करना है मैम, ठीक। क्योंकि 42,000 में हमें खाली वो फिगर चाहिए जो करंट ईयर से रिलेटेड हो, और उसके अलावा 600 किसके लिए? फॉर 2017। मतलब हमने 42,000 पेमेंट किया और हमने बोला कि 600 किसके लिए है? नेक्स्ट ईयर के लिए, तो प्रीपेड हो गया। और ये प्रीपेड कौन सा है? क्लोजिंग वाला, माइनस। ठीक। लास्ट में देखो लिखा है ऑल्सो 3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव फॉर 2016। 2016 के लिए भी और कितना मिलना बाकी है? 3,000 बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग है जो हमने अर्न किया बट हमें मिला नहीं, तो आउटस्टैंडिंग कौन सा वाला है? ये क्लोजिंग वाला। इस साल की इनकम है ना बेटा, इस साल हमने 3,000 और अर्न किया था पर वो हमें मिला नहीं, तो मिल जाएगा, अगले साल मिल जाएगा। बट वो हो क्या जाएगी? इनकम हो जाएगी ना। बस ये हो गया हमारा 1600 कितना हो गया बेटा? 2200, 8, 42,800 आना चाहिए। आ गया। ये फिगर हमें कहाँ दिखानी है? ये फिगर हम दिखाएंगे अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही पूछा था, बट हम लोग आगे क्वेश्चन में इस एक सिंगल क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के देख लेते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का बना करके देख लेते हैं, प्रीपेड का देख लेते हैं, सो दैट तुम लोगों का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन में हम सिर्फ तुम लोग के समझने के लिए क्या बना रहे हैं? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बना रहे हैं, प्रीपेड बना रहे हैं। क्वेश्चन में बोला नहीं है फिर भी बनाएंगे, ठीक है। ये हम हटा रहे हैं, फिर हम टाइम देंगे, साथ में नोट कर लेना, ठीक। चल, अब लेजर बना रहे, तो सबसे पहला लेजर हम लोग इसका बना लेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का लेजर बनाते हैं। अब लेजर में अगर हम लोग को याद हो, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, इसके अलावा हमने बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बनाने बेटा। अब ये मत सोचना कि कभी एग्जाम में आ ही नहीं सकता, मैम तो सिर्फ ऐसे ही बता रही है, आ भी सकता है। तो तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इससे रिलेटेड, इसीलिए हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, एंड लास्ट क्या बनेगा बेटा? सब्सक्रिप्शन एडवांस, जो प्रीपेड था अपना, ठीक। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। स्टार्टिंग में हमारे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है? 1600, तो ये इसमें जाएगा, है ना। इसके अलावा एक चीज याद रखना कि सब्सक्रिप्शन इनकम है ना, तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटस्टैंडिंग मेरी क्या हो जाएगी? असेट, अक्रूड जैसा ट्रीट कर रहे हैं ना। और सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, अगर हमने रिसीव किया एडवांस में तो क्या हो जाएगा मैम? लायबिलिटीज होगा ना बेटा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है, अगर हमने एडवांस में रिसीव किया है तो बेसिकली हम उसको अनअक्रूड की तरह या लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये डेट कॉलम है ना, तो एक स्टार्टिंग की डेट देख लो क्या है। क्वेश्चन में देखो डेट हमारे पास दिया है 2016 ना, अभी फिलहाल ऐसा कुछ बोला नहीं है, सिर्फ 2016 बोला है ना। हाँ, तो 1/1/2016 में ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है बेटा? 1600 दिया है ना, ठीक। क्लोजिंग बैलेंस भी इसका दिया है, हम लिख करके इसको खत्म कर रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस क्योंकि असेट है तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होगा? क्रेडिट में, बाई बैलेंस CD, इस साल का जो हम एक्स्ट्रा रिसीव करना था 3,000, ठीक। अगर एडवांस की बात करें, क्योंकि लायबिलिटीज है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा? इस साइड होगा। सब्सक्रिप्शन एडवांस की बात करें तो सब्सक्रिप्शन एडवांस कब का दिया हुआ है? लायबिलिटीज है ये बेसिकली, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ओपनिंग बैलेंस तो हमारे पास दिया नहीं है। अगर हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहे मान लो, तो क्या ओपनिंग बैलेंस दिया है?
नहीं दिया है, बट क्लोजिंग बैलेंस तो दिया है ना। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है बेटा? 600। यहां तक होपफुली तुम लोगों को क्लियर होगा। अब देखो इसको ट्रांसफर कैसे करना है ये समझो। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको सीधे हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उसी में तो एडलेस करते हैं। कितना? 1600। और इसको भी हम लोग कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। कितना? 3000। लिख दे यहाँ पे। जो भी हमने सब्सक्रिप्शन डाला है उसमें उसको कनेक्ट करेंगे, बाई सब्सक्रिप्शन को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 31/12 टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो कितना है बेटा? 1600। और ये वाला कनेक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 31/12/16 बाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 3000। ठीक, इसको भी हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ये बेसिकली ट्रांसफर का ही रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना है बेटा? 600। इसको हम लोग अगर ट्रांसफर करेंगे, बाई था, टू साइड ट्रांसफर होगा 31/12 टू सब्सक्रिप्शन एडवांस अकाउंट। कितना दिया है? 600। हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा था कि हमने ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है? 42,000 रिसीव किया है। तो जब हम सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो यहाँ पे लिख दें 31/12 बाई कैश। कितना? 42,000। क्लियर है? जो भी इसका बैलेंसिंग फिगर होगा वो किस पे जाएगा? बट ऑफिस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देख लो 42/3 ये हो जाएगा 45,000। तो इधर आएगा बैलेंस, इधर जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना हो जाएगा? 2200। 42,800 आया। 42,800। तो ये 42,100 और ये 42,100 देख रहे हो सेम ही है। बस ये है कि ये अकाउंट बना करके आया और यहाँ ये डायरेक्टली आया। एग्जाम के लिए हम लोग यही फॉलो करते हैं। एग्जाम के लिए हम लोग को ये बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो भी अगर इस साइड बैलेंस आ रहा है तो इनकम एक्सपेंडिचर है। अगर मान लो इधर दिया होता तो इधर बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर है? बस इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग चलेंगे इलस्ट्रेशन 3 पे। चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये इलस्ट्रेशन 2 था। अगर हम लोग बात करते हैं इलस्ट्रेशन 3 की तो वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे, तो वो हम स्किप करा रहे क्योंकि वो सैलरीज पे है। तो वो होमवर्क ले लो एंड वो खुद से ट्राई करना हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे इलस्ट्रेशन 4 पे। अच्छा, इलस्ट्रेशन 4 से अब जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बेसिकली अगर आप लोग देखोगे ना तो उसने सारी चीजें इंक्लूड किया है। आइदर इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट, पेमेंट और बैलेंस शीट, ओपनिंग क्लोजिंग, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो पेंसिल प्लीज यूज करना क्योंकि जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन रहती है उसके लिए पेंसिल से टिक कर देंगे ना तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अभी हम रीड कर रहे हैं। एक सेकेंड हम रब कर लें बोर्ड। आ जाओ सब बुक पे। देखो पेज नंबर की बात करें तो 9.11 पे दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 9.11 खोलो जल्दी से। अब आओ इलस्ट्रेशन 4 पे, रीड करें जल्दी से। देखो क्या है? द फॉलोइंग वाज अ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। हमारे पास रिसीट पेमेंट दिया है। ठीक है, यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग देखोगे तो बहुत सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, for the year ended 31st March 2016, the honorarium to the secretary and treasurer are to be increased by a total of 200। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन 31 मार्च 2016 की है और कह रहे हैं कि 31 मार्च 2016 में ही जो ऑनरारियम है वो इंक्रीज करने की बात हुई कितने से? 200 से। रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? देखो कह रहा है प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड एंडेड 31/3/2016 एंड द रिलेवेंट बैलेंस शीट। हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। क्लियर है? सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जितनी भी हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है सब का जहां जहां एडजस्टमेंट होना है उसके आगे टिक करो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू है। रिसीट में देखो सब्सक्रिप्शन है ना, बस उसके आगे छोटा सा पॉइंट लगा लो ताकि जब हम लोग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे तो हम लोग को याद आ जाएगा कि हाँ इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है। प्रिंटिंग है तो देखो पेमेंट साइड कहीं प्रिंटिंग होगा। फिर चेक्स
अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स है, अभी फिलहाल रिपेयर्स का आगे टिक कर लो, बाद में इसका जो भी ट्रीटमेंट होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, ठीक है, बट क्वेश्चन में हमारे पास मशीनरी एंड इक्विपमेंट से लिखा है, देखो एक मूविंग मशीन है पेमेंट में, उसको टिक कर लो, और एज सच हमें इससे रिलेटेड कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। सेल ऑफ इक्विपमेंट भी है, उसको भी टिक करो तो रिसीट्स में, क्योंकि सब इक्विपमेंट से रिलेटेड है। अब कह रहा है इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, पासबुक में इंटरेस्ट एंटर्ड नहीं हुआ है। पासबुक मतलब सिंपली हम बात करें बैंक की, देखो कहीं कुछ बैंक से रिलेटेड दिया, हाँ रिसीट में बैंक इंटरेस्ट दिया, उसको टिक कर लो। एंड बोनस टू ग्राउंडमैन आउटस्टैंडिंग, देखो ग्राउंडमैन से रिलेटेड कुछ है, पेमेंट में अगर देखोगे ना तो ग्राउंडमैन फीस है, वो फीस है। बोनस किसको मिलता है बेटा, जिनको सैलरी मिलती है। फीस कब मिलता है, जैसे अगर मान लो आप कभी विजिट कर रहे हो किसी के यहाँ, किसी की डिमांड पे, तो उस टाइम आपको फीस मिलती है, सैलरी तो है नहीं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से दिखा देंगे, ठीक है। तो बोनस का क्या करेंगे, बोनस पे ही हम लोग टिक कर देंगे। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट। ये हम किसके हिसाब से बता रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। चलो फॉर्मेट का हम लोग ध्यान रखेंगे, देखो नाम लिखा है एक्स क्लब, ठीक। हम क्या बना रहे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन से ईयर के लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ठीक। हमने पहले भी बोला था कि फॉर्मेट को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं हम लोग इस लेवल पे, क्योंकि सिर्फ आंसर आ जाने से इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स नहीं देगा, आपका फॉर्मेट भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देख लो यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्टार्टिंग में कि जितनी भी फिगर्स है वो सब थाउजेंड्स में है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिगर्स, जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा, इन थाउजेंड्स। अपने मन से यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और ये इनकम एक्सपेंडिचर है तो बट ऑब्वियस ये एक्सपेंस साइड है ना, ये रुपीज है, ये इनकम है, और फिर ये रुपीज है। क्लियर। बैलेंस शीट हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले हम लोग ये बना लेते हैं। अब देखो सिंपली करना क्या कि जो रिसीट पेमेंट है उसका एक एक ट्रीटमेंट करते जाएंगे, और जो चीज इसमें ट्रांसफर करनी है वो करते जाएंगे। कोई भी साइड ले सकते हो, आइदर डेबिट और क्रेडिट। हम पहले ले रहे हैं रिसीट साइड, तो रिसीट कहाँ ट्रांसफर होने वाला है, इनकम में। देखो सबसे पहले कैश इन हैंड दिया हुआ है तो वो तो डालेंगे नहीं, सीधे आ जाएंगे बैंक इंटरेस्ट पे, बाई बैंक इंटरेस्ट। देखो बैंक इंटरेस्ट कितना दिया है बेटा, बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है 30, बट देखो डॉट लगाया है, इसका मतलब कुछ एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट में देखो एकदम लास्ट में लिखा है कि करंट ईयर की कुछ इंटरेस्ट अमाउंट थी जो कि पासबुक में एंटर नहीं हुई है, मतलब होनी चाहिए थी, हमें मिलेगी ना। क्लियर है। एंड दूसरी इन सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो तुम लोग को याद रखनी है कि जितनी भी चीजें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होती है उसका कितनी जगह ट्रीटमेंट होता है, 2 जगह आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। क्लियर। तो जो आपने रिसीट साइड बैंक इंटरेस्ट देखा उसको टिक कर लो, और नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बट ऑब्वियस उसको अभी कहीं और एडजस्ट करना होगा, ठीक। चलो डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ये साथ में दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस, देख रहे हो अगर इसमें तो 2600 दिया हुआ है, 2600। क्लियर। बट इसके आगे हमने डॉट लगाया, इसका मतलब इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन ड्यू दैट इज आउटस्टैंडिंग, एंड आउटस्टैंडिंग तो हम तुम लोग को एकदम अच्छे से लर्न करा दिए हैं, कह लो कॉन्सेप्ट जिसने समझा, ठीक है। बट वैसे अगर देखा जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 150 है, लेस कर दी, ईयर लिख देते हैं, ये 2016 है ना, कितना है बेटा 150, एंड ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर 16 100, ये माइनस करेंगे तो उसको ब्रैकेट में रखें, ठीक है, मतलब 50 माइनस करना है ना, तो 2550। नेक्स्ट देखो उसको भी टिक कर दो, डोनेशन सब्सक्रिप्शन को। फिर है रिसीट फ्रॉम टीज। अच्छा जब ऐसे दिया रहे रिसीट फ्रॉम टीज, अब टीज मतलब कि टी आपने बना करके बेची होगी या कुछ ऐसे खरीद करके बेचा होगा, तो कुछ ना कुछ खर्चा आया होगा ना। पेमेंट साइड देखो,
पेमेंट साइड आपके पास कॉस्ट ऑफ टीज भी दिया है, और इसमें जब भी हम लिखते हैं तो हम रिसीट और एक्सपेंस नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, इनकम, ठीक है ना। तो टी बेचने से आपको कितना मिला, 300 मिला, और पेमेंट साइड देखो कॉस्ट ऑफ टीज कितनी है, 250, तो आपकी इनकम कितनी हुई, 50 ना हुई बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रिसीट फ्रॉम टी 300 माइनस कॉस्ट ऑफ टीज 250। एक्चुअल में मेरी इनकम कितनी हुई, सिर्फ 50 की। सब टिक करते जाना, रिसीट को टिक कर लो, कॉस्ट को टिक कर लो, हम भी इसे टिक कर रहे हैं, नहीं तो फिर बाद में कुछ ना कुछ छूटेगा ही। फिर देखो कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स है, और अगर कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स सिंपली हम कह रहे हैं कि हम फेयर्स में कंट्रीब्यूट करें तो कुछ ना कुछ हमारा वहां कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स मतलब वहां से हमें कुछ इन रिटर्न मिल रहा है, हमने कुछ खर्चा भी तो किया होगा। कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स देखो कितना दिया हुआ है, 100, एंड पेमेंट साइड कितना दिया है, 400, इसका मतलब खर्चा ज्यादा है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं टू फेयर्स 400 माइनस कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स कितना है बेटा, 100, मतलब 300 का मेरा एक्सपेंस हो गया, दोनों को टिक कर देंगे अगेन। नेक्स्ट देखो सेल ऑफ इक्विपमेंट है, इसको भी होल्ड करो, उसका हम एकदम लास्ट में बताएंगे। फिर कह रहे हैं नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, नेट प्रोसीड्स दिया मतलब एक्चुअल में 780 की इनकम है, तो बाय नेट प्रोसीड्स फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट कितना है बेटा, 780। एंटरटेनमेंट पूरा लिख दे, नहीं तो तुम लोग भी मेरी ही तरह लिखोगे, फिर बोलोगे मैम भी वैसे लिखी थी, एग्जाम में तो अलाउड है नहीं, है ना। नेक्स्ट डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, देखो डोनेशन किसके लिए मिला है, फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, मतलब एक तरह से ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया कि आप टूर्नामेंट पे ही खर्चा कर सकते हो। तो हमने पहले ही बताया है कि अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है बेटा तो वो इसमें नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, तो टिक ना करें, याद रहेगा कि हाँ आप इसका ट्रीटमेंट करना है, क्लियर। अब आ जाओ पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में देखो सबसे पहले बोला है ग्राउंडमैन फीस, कितना है बेटा, 750, ठीक है। नेक्स्ट देखो मूविंग मशीन, अभी मशीन से चीजें हमने होल्ड कराई है तो आप होल्ड कर लो। रेंट ऑफ ग्राउंड, इसमें आज सच कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम एज इट इज क्या कर लेंगे, कॉपी। नेक्स्ट देखो कॉस्ट ऑफ टीज हो गया, फेयर्स हो गया, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। अब अगर आप लोग एडजस्टमेंट टिक नहीं किए होते तो आप लोग को दिक्कत होती, और इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, टिक कर लेना होता है जो भी हमने फिगर लिखी। देखो प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280 है, बट उसके एडजस्टमेंट में देखो अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग तो आउटस्टैंडिंग बोला है, और खर्चे के लिए भी अगर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग को माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग को ऐड करेंगे, बस हो गया। ये माइनस करेंगे बेटा, और प्लस क्या करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना कितना है देख लो, 180 है तो 100 को माइनस कर देंगे, 80 को ऐड कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट टिक करते जा रहे हैं, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, अगर रिपेयर्स टू इक्विपमेंट में भी देखोगे ना तो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, कर लेते हैं जल्दी से एडजस्टमेंट, 500 है। अब रिपेयर्स टू इक्विपमेंट में देखो क्या लिखा है बेटा, कह रहा है चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, आपने रिपेयर के लिए पेमेंट किया, किससे किया, चेक से किया, बट अभी उसका पेमेंट हुआ नहीं है, कोई बात नहीं है, तो बेसिकली एक तरह से आउटस्टैंडिंग हो गया ना। हमने अगर किसी खर्चे के लिए पेमेंट किया पर वो पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है तो आउटस्टैंडिंग ही तो है, अगेन क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग 2016 की मतलब करंट ईयर की क्लोजिंग ऐड कर देंगे, ओपनिंग लेस कर देंगे, यही करोगे ना। देखो कितनी कितनी दी है, 300 एंड 260, ये 300 है, ये 260 है, मतलब 40 माइनस करना है तो 460, ठीक। टिक कर दो जल्दी से। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2015, ये तो पिछले साल का पेमेंट किया है, और पिछले साल का क्या करंट ईयर की इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा मैम, तो आएगा क्या, एकदम लास्ट लाइन देखो कह रहा है कि करंट ईयर की जो ऑनरेरियम थी वो 200 रुपए से बढ़ी है, ठीक। और अगर तुम लोग अपने रिसीट पेमेंट में देखोगे तो पिछले साल की ऑनरेरियम कितनी थी, 400, तो करंट ईयर की कितनी हो जाएगी, 600। और क्या हमने करंट ईयर का ऑनरेरियम पे किया है, नहीं, हमने तो लास्ट ईयर का पे किया है, इसका मतलब पूरे करंट ईयर की ऑनरेरियम क्या हो जाएगी बेटा, आउटस्टैंडिंग, क्या लिख दे, टू 2016 की कितनी, 600, क्लियर। और यहाँ वाला ऑनरेरियम हमने लिखा नहीं है 2015 वाला, इसलिए हम टिक भी नहीं कर रहे हैं।
जो लिखोगे वही टिक करना, सब टिक मत कर देना। ठीक है। अब आओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रिंटिंग हो गया, रिपेयर हो गया मैम, मशीनरी इक्विपमेंट बचा है, इंटरेस्ट हो गया एंड बोनस टू ग्राउंडमैन आउटस्टैंडिंग, ये भी एक खर्चा है। सीधे सीधे यहाँ लिख दें 300 टू आउटस्टैंडिंग बोनस। कितना है बेटा? 300। अभी हम टाइम देंगे, इसको नोट कर लेना। और इसका अब हम डेप्रीसिएशन का जो मेरा कैलकुलेशन बच गया हम उधर लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है। तो वहां पे जहां पे हमने स्टॉप किया उसी की कंटिन्यूटी में ये बन रहा है। ठीक है, अलग से मत बना लेना। मेरे पास प्रॉपर स्पेस नहीं थी और डेप्रीसिएशन का हमें कैलकुलेशन यहाँ अच्छे से दिखाना है, इसलिए हमने यहाँ बनाया। अब देखो जो जो पॉइंट हमने बोला था मशीन से रिलेटेड छोड़ दो। देखो है क्या, अगर हम लोग मशीन की बात करते हैं तो हमारे पास कह रहा है कि करंट ईयर में हमने मूविंग मशीन के लिए कितना परचेज किया बेटा? पेमेंट किया है 1500। सेल कितना किया इक्विपमेंट का? 80। ठीक है। अच्छा, एस्टिमेटेड वैल्यू देखो, ओपनिंग एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन में? कि 800 की मशीन हमने खरीदी है और क्लोजिंग में कितना दिख रहा है? 1750। अब देखो ये पॉइंट समझना, हम देख रहे हैं कि क्या कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है क्या। देखो जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है? ओपनिंग बैलेंस जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, कह रहा है कि स्टार्टिंग में मेरे पास मशीन कितनी थी? 800। ड्यूरिंग द ईयर हमने मशीन खरीदी कितनी? ड्यूरिंग द ईयर हमने मूविंग मशीन खरीदी है 1500, जो कि कहाँ दिया हुआ है? रिसीट एंड पेमेंट पे। तो ये कितना हो गया? 2300 हुआ ना। बट ये 23 हो गया। ठीक है, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है? सिर्फ 1750। इसका मतलब ये 550 कहाँ गया? क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है? 1750। ये 550 कहाँ गया? अगर क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं लिखा होता तो ये 550 क्या हो जाता बेटा? डेप्रीसिएशन। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 550 में से सेल ऑफ इक्विपमेंट भी हुआ है। कितने का? 80 का। तो इसका मतलब 80 का सेल हो गया एंड बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस बचा वही तो डेप्रीसिएशन है। क्लियर है मेरा ये पॉइंट कि ये जो मेरा 80 पेमेंट करने के बाद बैलेंस बचा 470, ये क्या है बेटा? डेप्रीसिएशन हो गया। तो जितनी चीजें हमने बोली थी कि अभी होल्ड कर लेना, जैसे सेल ऑफ इक्विपमेंट वो विद इन रिसीट पेमेंट है, एक ट्रीटमेंट होगा, कर दिया। वैसे अगर मूविंग मशीन की बात करो 1500, एक ट्रीटमेंट होगा, हमने कर दिया, टिक कर दो। रेंट ऑफ ग्राउंड टिक कर लिया है, ये सब तो टिक कर लिया है। बस ओनरारियम इसमें बचा है, जो जो चीजें हमने नहीं डाली है वो चीज हमने इसमें छोड़ी है। और उसके अलावा हम बार बार कह रहे हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन का कितना एडजस्टमेंट होता है? 2 एडजस्टमेंट होता है, जो कि अभी हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको टोटल करके देख लेते हैं कि हमारे पास सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है। पहले ये साइड टोटल कर लेते हैं। ये आ रहा है 3430। तो हम यहां पे लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि मेरे को तो उसका टोटल ही चाहिए ना। अब देखो एक्सपेंडिचर साइड ऐड करो। 300 प्लस 750 प्लस 250 प्लस 260 प्लस 460 प्लस 900, 600 और 300 दिया था तुम साथ में कर लिए, प्लस 470। तो टोटल इधर का आ रहा है 3390। अब 3390 में से माइनस कर दिए 3430, तो मेरे पास 40 का सरप्लस आ जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये हम कैसे लिखेंगे? देखो टू सरप्लस ऐसे लिख सकते हैं, या टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आप लोग क्या करना, ब्रैकेट में लिख देना सरप्लस। क्लियर? इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे 3430। होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी। बस अगर हम लोग दो चीज का ध्यान रखें, किस किस चीज का मैम? पहला, पेंसिल से सब कुछ टिक करना है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन का हमेशा 2 एडजस्टमेंट होते हैं होना है, तो पहले उसको अगर हम टिक कर ले तो प्रॉपर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलो अब इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा, जल्दी से पूरा रब कर रहे हैं।
कई बार बच्चे कहते हैं और आप लोगों को ये सही लगता है कि दोनों चीज पैरेलली बनाए, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, बट उससे ना गलती होगी ही होगी। और इस क्वेश्चन की क्या पूरे एनपीओ की अगर हम लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना तो पूरा का पूरा हाथ हमारा यहाँ सेट हो जाएगा। अगर हम एनपीओ की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना तो ये बहुत आराम से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ मत बनाना, पहले इनकम एक्सपेंडिचर बनाना फिर ही बैलेंस शीट बनाना। चलो, अब इसमें बैलेंस शीट 2 बननी है, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। तो अब हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के बाद क्या बनेगा बेटा, बैलेंस शीट। कौन सी वाली, क्लोजिंग, एज एट 31 मार्च 2016। उसके बाद बनेगी ये, ठीक है। और अब बैलेंस शीट का तो हमें नहीं लगता फॉर्मेट बताने की जरूरत है, सबको पता है। लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज, ठीक है। पर इसके बाद आप लोग को क्या बनाना होगा बेटा, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। क्यों, क्योंकि हमारे पास कैपिटल फंड नहीं दिया है ना। तो उसके बाद ये बनाना, और पहले हम लोग ड्रॉ यही करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं होगा तब तक हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट से। देखो रिसीट एंड पेमेंट में कैश इन हैंड और बैंक का बैलेंस दिया, लिख दें इधर। कितना दिया है बेटा कैश इन हैंड, 100। फिर बैलेंस एट बैंक, अच्छा बैलेंस एट बैंक में देखो एक दिया डिपॉजिट अकाउंट, एक दिया करंट अकाउंट। दोनों को हम अलग अलग नाम से लिख रहे हैं, डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट। इसमें भी एक एडजस्टमेंट है, वो हम बताएंगे साथ ही साथ। अभी फिलहाल हम पूरी फिगर लिख रहे हैं, 2230 एंड 600। ठीक, उसके बाद क्या हमारा रिसीट पेमेंट में कुछ है, हाँ है, ऑनरारियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। तुमने 2015 का पेमेंट कब किया, 2016 में। इसका मतलब यहाँ आउटस्टैंडिंग ऑनरारियम होगा, है ना। 2015 का तो तुमने पे नहीं किया था। अब हमारे पास रिसीट पेमेंट में कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो भी कौन सी वाली, 1 अप्रैल 2015 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, कितनी है बेटा, 150। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, है ना, कितनी है, 100। अब देखो एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कह रहा है चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। रिपेयर के लिए हमने एक चेक लगाया था, कितने का, 300 का, बट अभी उसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे चाहो तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर भी दिखा सकते हो, ये तो हम लोग दिखा सकते हैं। बट इसके अलावा अगर हम लोग चाहें, देखो जो भी डिपॉजिट अकाउंट होता है वो तो बेसिकली आपका पर्सनल है, बट करंट अकाउंट की बात करो तो ये बिजनेस के लिए यूज होता है। तो हमें ये बात तो पता है ना कि आज नहीं तो कल वो चेक प्रेजेंट होगा ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला ट्रीटमेंट है, ये दूसरा ट्रीटमेंट है। हम लोग ये प्रेफर करेंगे, इसको हम हटा दें। बट अगर तो कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं मैम आउटस्टैंडिंग रिपेयर लिखते हैं तो मार्क्स कटेगा, नहीं मार्क्स नहीं कटेगा। तब यहाँ पे हम लोग 600 की फिगर दिखाएंगे। क्लियर है मेरा पॉइंट। बट ज्यादा स्पेसिफिक क्या है कि आप करंट अकाउंट के बैलेंस को घटा दो, क्योंकि वो पेमेंट तो क्लियर होनी होनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर कह रहा है इंटरेस्ट, बाकी तो कुछ है नहीं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट दिया है कितने का, 800 का। तो यहाँ हम लिखते इक्विपमेंट 800। और तो बेटा कुछ दिया नहीं है कहीं पे भी, सीधे सीधे मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, कैपिटल फंड। और इस तरीके से लिखेंगे कि क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक, जल्दी से टोटल कर लेंगे इसको हम, 2230 प्लस 400 प्लस 950 माइनस 500, ये आ रहा है 3080। तुम लोग कॉमा लगाना भी भूल जाते हो, प्लीज कॉमा वगैरह का ध्यान रखना। ठीक है, अब आओ क्लोजिंग बैलेंस शीट पे, दैट इज 31/3/2016। अगेन प्रोसेस क्या है, पहले रिसीट पेमेंट लेंगे और फिर आगे की चीजें। रिसीट पेमेंट में जो जो बचा है सब इसमें डाल दो। देखो सबसे पहले तो जो बचा है हम लोग का वो है डोनेशन फॉर 4 कमिंग टूर्नामेंट। तो डोनेशन क्या है, लाइबिलिटी है, टूर्नामेंट कितने का है बेटा, 10,000 का, लिख दिया। ठीक, बाई साइड देखो कुछ बचा है क्या, हाँ मैम बचा है, कैश इन हैंड
कितना दिया है बेटा 250। अगेन बैंक का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, तो बैंक बैलेंस में वही चीज करना जैसे हम उसमें बताए हैं। बैलेंस एट बैंक, डिपॉजिट अकाउंट में तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, डिपॉजिट अकाउंट तो एज इट इज हम लोग कॉपी कर लेंगे। कितना दिया है 3090। बट करंट अकाउंट क्या करेंगे, करंट अकाउंट में रिपेयर माइनस करके लिखेंगे। अच्छा देख लो करंट अकाउंट कितना दिया है, 150 का बैलेंस दिया है, और रिपेयर कितना है बेटा 260। सोच रहे हो, मतलब 260 का जैसे चेक क्लियर होगा तुम्हारा बैंक किस में चला जाएगा, नेगेटिव। तो यहां लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, 150 माइनस 260। क्लियर है ना ये पॉइंट 110। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास रिसीट पेमेंट में तो कुछ भी नहीं बचा, बस जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बची है वही बची है। सब्सक्रिप्शन ड्यू है, ड्यू 100। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, कितनी है बच्चे बुक में देखेंगे 80। रिपेयर का हमने ट्रीटमेंट कर दिया। मशीनरी, अब इसमें मशीनरी में कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मशीनरी इक्विपमेंट दिया है ये बट ऑब्वियस किसके बाद दिया है, आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ कुछ भी नहीं करने की जरूरत होती। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द बैंक पासबुक, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट हमें मिलेगा ना, अभी इनकम है हमारी 20। ठीक, एंड आउटस्टैंडिंग बोनस जो हमें पे करना है वो कितना है बेटा, देखो 300। और इसके अलावा जो करंट ईयर का ओनरारियम था वो तो आपने पे ही नहीं किया था, तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ओनरारियम। हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को भी दिक्कत होगी, क्योंकि पिछले साल की ओनरारियम 400 थी और करंट ईयर 200 बढ़ा करके दे रहे। ठीक, लास्ट क्या हो गया बेटा, कैपिटल फंड, जो कि तुम लोग निकाले हो 3080। इसमें क्या ऐड कर देंगे बच्चे, सरप्लस, जो कि 40 तुम लोग खुद ही कैलकुलेट किए थे, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 0213। मैच कर लेंगे, बोथ साइड इक्वल आना चाहिए। टोटल करके देख लेते हैं। यहां देखो डोनेशन भी हमने गलत लिख दिया था, 1000 है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, हम टोटल तो कर रहे हैं पर तुम लोग मेरी बात सुनो। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जितनी चीजें विद इन रिसीट एंड पेमेंट है उनका हमेशा एक ट्रीटमेंट होगा। और अगर हम बात करें हैं बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन की, तो उसका ट्रीटमेंट हमेशा कितना होता है, 2 ट्रीटमेंट होता है। मैच कर गया ना, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, इनकम एक्सपेंडिचर, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट। जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।